12 जून 2025 से स्टार्ट होने वाली जंग 6 रातें इसमें हो चुकी हैं और ताबड़तोड़ हमले दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। जो इसराइल कर रहा है वो तो एक्सपेक्टेड था कि वो करेगा, लेकिन जो ईरान ने रिस्पॉन्स दिया है ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इनफैक्ट एक वीडियो है जिसमें दो वज़रा, एक हाजिर और एक साबिक, अपेरेंटली जो इसराइल के जो नेशनल सिक्योरिटी के वज़रा हैं, उसमें आपस में लड़ाई नज़र आई है ना। मैंने उसको वेरीफाई करने की कोशिश की है, दो कंफ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन आई है। एक आई है कि जो ये 13 जून की वीडियो है, एक है कि नहीं 2022 की है, लेकिन वेदर वो पुरानी है या नहीं है, लेकिन दोनों हवालों से जो उसके अंदर बात आ रही है वो ये है कि उनको हैरत है कि ईरान को इतनी ज़्यादा उनके पास पावर है और वो इस लेवल का अटैक कर सकते हैं। बड़े बड़े बुत ईरान ने तोड़े, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में बैठे हुए, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए दिफाई तजिज़िया निगार, अमेरिका में बैठे हुए, इसराइल में बैठे हुए, उन सबको हैरत है। पाकिस्तान में बैठे हुए RCMs जिन्होंने बहुत बड़ा एक बुत तराशा हुआ और बेचा हुआ था कि तुम कुछ नहीं कर सकते। आई थिंक इट्स फेयर टू से कि एज वी स्पीक वो बुत तो रेज़ा रेज़ा हो चुका है। इसराइल की मल्टीपल साजिशें सामने आ चुकी हैं कि वो वहाँ के जो सुप्रीम लीडर है उनको शहीद करने की साजिशें, ईरान को मुकम्मल तौर पे गज़ा बनाने की साजिशें, और वो किसी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के तौर पे नहीं, इसलिए कि IAEA ने तो ये बात क्लैरिटी के साथ कही है कि ईरान का कोई, हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि उसका कोई एटम बम बनाने का कोई प्रोग्राम हो। इसके बावजूद उस पर पे दर पे हमले, असल में वजह कुछ और थी, ग्रेटर इसराइल वगैरह के लिए जो उनको चाहिए था। खैर वो मेरा मौजू नहीं है। मैं वापस आना चाहता हूँ जो जंग के हवाले से अपडेट्स हैं उनकी तरफ। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ईरान ने हमला किया है गेव यम नेगेव, जो उनका एक टेक्नोलॉजी पार्क है, IDF का इदारा है जो वहाँ के एकेडीमिया को कनेक्ट करता है इसराइल के जो वेटरन्स हैं उनके साथ। ईरान ने हमला वहाँ पे किया, उसके पास सरोका मेडिकल सेंटर, उसको भी नुकसान पहुंचा और नाकाबिल यकीन हद तक नुकसान पहुंचा। ये अटैक हुआ है बेरशेवा के इलाके में, इसराइल में। इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान की तरफ से ये एक ऐसा हमला था जिसकी इसराइल को कोई तवक्को नहीं थी, और ईरान भी कुछ कह रहा था कि हम कुछ सरप्राइज अटैक्स करेंगे और ऐसे करेंगे कि दुनिया सदियों तक उनको याद रखेगी। लेकिन इसराइली मीडिया इसको स्पिन दे रहा है कि ये हस्पताल पे हमला किया है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, जो कहते हैं कि ट्रूथ जंग के अंदर एक कैजुअल्टी होता है। ईरान और इसराइल में इतफाक नहीं पाया जा रहा। ईरान कह रहा है कि हमने आपके जो टेक पार्क है, जो आपकी IDF का जो एक इदारा है, हमने उस पर अटैक किया है, और बिटवीन द लाइंस वो ये कह रहे हैं कि आपने उनको अस्पतालों के करीब बनाया हुआ है ऐसे, और यूनिवर्सिटीज़ के करीब बनाया हुआ है। तो बुनियादी तौर पर जो बेन गुरियन यूनिवर्सिटी है वो वाकई उसके करीब है। तो ईरान बिटवीन द लाइंस ये कह रहा है कि आप ह्यूमन शील्ड्स के तौर पे अपने शहरियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। वाई दिस इज, ये तो वो इल्ज़ाम है जो आप दूसरों पे लगाते हैं, जबकि इसराइल ये कहता है कि ईरान ने डायरेक्ट हमला ये अस्पताल के ऊपर किया है ना। इसमें तो डिसएग्रीमेंट पाया जा रहा है, लेकिन इस चीज़ पे एग्रीमेंट है कि इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस हमले को रोकने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हुआ है। माइंड यू, तल अबीब और बाकी एरियाज़ में जो ईरान के हमले हैं वो जारी हैं। दरिया सना ईरान के जो हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जो रिस्पॉन्स है ईरान का वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंस होता जा रहा है। इसराइल भी पीछे नहीं हट रहा, लेकिन अगेन हमें समझ आती है इसलिए कि इसराइल के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनको दी गई है, पैसा उसके पास बहुत है, एंड सो फोर्थ, जो उसको दिया जा रहा है। इसराइल के पास अपना पैसा कितना है वो एक अलहदा से बहस है, अगेन दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन, लेकिन जो उसको दिया जाता है जंग वगैरह के लिए दैट इज़ क्वाइट सब्सटेंशियल अमाउंट। तो अब वो इसराइल अगर करता है तो ये कोई इतनी हैरत की बात नहीं है, लेकिन ईरान की तरफ से जो रिस्पॉन्स है, हमारे भी जो RCMs कह रहे थे कि ईरान अपने दावों में वो ठीक साबित हो सका, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान अपने दावों से बहुत आगे गया है। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। इंक्रीजिंगली जो वहाँ पे इंटेंस रिस्पॉन्स ईरान की तरफ से आ रहा है, इसकी तवक्को किसी को नहीं थी। अमेरिका शायद इस जंग में अब हिस्सा ले, लेकिन अभी तक उसने हिस्सा नहीं लिया। एज वी आर रिकॉर्डिंग दिस, अगले ही लम्हे सूरत हाल बदल सकती है, बट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस अमेरिका ने इसमें हिस्सा ऑफिशियली नहीं लिया। तो वो सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि ईरान ने जिस लेवल पर रिस्पॉन्स दिया है, अमेरिका के लिए मुश्किल है कि इस जंग में हम आएँ या ना आएँ, क्योंकि इस जंग में एक दफ़ा अमेरिका आ जाता है तो उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगर ईरान की तरफ से कुछ नरमी दिखाई जाती, हमले कम होते और वीकनेस को सेंस करता अमेरिका, देन देयर इज़ एवरी चांस कि वो अभी तक इस जंग का हिस्सा बन चुका होता। दो ट्रंप ने कहा है कि हम इसराइल के साथ हैं, और टेड क्रूज ने भी कहा है कि ऑफिशियली हम इसराइल को असिस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर जो होता है वो अभी तक सामने नहीं आया है, प्रोबेबली इसलिए कि ईरान ने जो इसका जो रिस्पॉन्स दिया है। डज दिस मीन कि इसराइल बिल्कुल खामोश है? नहीं, इसराइल भी हमले कर रहा है, शहरी आबादियों पे कर रहा है, हर जगह पे कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने एक न्यूक्लियर फैसिलिटी अराक के नाम से की, लेकिन इसराइल खुद ये कह रहा है कि ये एक इनएक्टिव फैसिलिटी थी, एक न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि जिसमें कोई काम वगैरह नहीं हो रहा था। इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि इसराइल ने अटैक तो किया है, लेकिन कोई काबिल ज़िक्र नुकसान नहीं पहुंचा सका, जबकि ईरान ने जो हमले किए हैं वो बहुत काबिल ज़िक्र हैं। अगर आप वो विजुअल्स देखें
जो आपको स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसराइल के अंदर जो डैमेज हुआ है, ख़ुद इसराइली जो मीडिया है उसके मुताबिक ये अनप्रेसिडेंटेड है। और कुछ मीडिया आउटलेट्स तो ये भी कह रहे हैं कि तल अवीव शायद सस्टेन ना कर सके, कोलैप्स कर जाए। इस लेवल का इंटेंस रिस्पॉन्स है। माइंड यू, ये अभी हम बात कर रहे हैं कि ईरान के सारे मिसाइल्स वहाँ पे नहीं पहुँच रहे हैं, बहुत से इंटरसेप्ट हो रहे हैं। और यहाँ से हमारी गुफ्तगू जाती है एक बड़े अहम नुक्ते की तरफ, एक बड़े अहम हिस्से की तरफ, कि क्या इसराइल इस वक्त जिस हालत से गुजर रहा है इसको सस्टेन कर पाएगा या नहीं। ना इसराइल के जो अपने दिफाई तजिज़िया निगार हैं वो ये बता रहे हैं कि ईरान के साथ इस वक्त जो जंग हो रही है इसराइल की, इसराइल को इसका खर्चा $285 मिलियन हर रात का पड़ रहा है। एवरी नाइट 250, ये एवरेज है उसकी। मजमूई तौर पे अगर गज़ा वाला भी इसमें शामिल कर लिया जाए सारा, तो जो एवरेज अभी तक बन रही है वो तकरीबन कोई 780 मिलियन से भी ज़्यादा की है। इतना उसका खर्चा हो रहा है। तो ये कब तक इसराइल के जिस ज़माने में $600 मिलियन पर वीक का लॉस हो रहा था, उस ज़माने में इसराइल के लिए सस्टेन करना खुद को मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब $600 मिलियन पर वीक की बात नहीं हो रही, बल्कि नियर इनफ $800 मिलियन पर नाइट की बात हो रही है। और अगर हम ईरान पे फोकस करते हैं तो ये $285 मिलियन जो है, ये जो उसका हर रात का खर्चा हो रहा है, इसने ऊपर जाना है। ऊपर इसलिए जाना है कि जो उसके स्टॉक पाइल्स हैं वो एम्प्टी हो रहे हैं। अब देखें, इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आमतौर पे हम तो आयरन डोम ही कहते हैं, और आयरन डोम एक अम्ब्रेला टर्म बन गई है, लेकिन हकीकत यह है कि जो इसराइल का सिस्टम है वो मल्टी लेयर्ड है। आयरन डोम असल में उसका एक हिस्सा है और उसका मेन हिस्सा भी नहीं है। मेन जो उसके महंगे हिस्से हैं वो एरो 2 और 3 है, इसके साथ डेविड स्लिंग है, उसके साथ आयरन बीम है, ये सारे उसके मल्टी लेयर्ड सिस्टम्स हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो जो एरोज़ हैं उनकी तरफ है, एरो 2 और एरो 3, कि उसको सस्टेन करना इतना मुश्किल है, इकोनॉमिकली सस्टेन करना, कि इसराइल इज़ स्ट्रगलिंग। क्योंकि ईरान की तरफ से जो मिसाइल बनाए जा रहे हैं वो इतने महंगे नहीं हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो एरो की तरफ से, एरो 2 और 3, उसकी तरफ से जो इंटरसेप्शन है, ऑन एन एवरेज एक इंटरसेप्शन की कॉस्ट $3 मिलियन है। आयरन डोम की तकरीबन कोई 50,000 से लेकर कोई 1.5 लाख, यानी कि 50,000 जो उसके रॉकेट की कीमत है, जो कि मिसाइल को या जो प्रोजेक्टाइल है उसको इंटरसेप्ट करता है, लेकिन वो चूंकि सबको नहीं कर सकता, तो जो उसकी कामयाबी का रेशो है उसको अगर हम निकालें तो ये बात तकरीबन कोई $1.5 लाख तक जाती है, सिर्फ एक। आप अंदाज़ा करें कि कहाँ पे 1.5 लाख है और कहाँ पे 3 मिलियन है। ये कंपैरिजन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जो 3 मिलियन है, असल में इसराइल को वो वाला चाहिए, क्योंकि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह आते हैं, आयरन डोम उसके लिए केपेबल नहीं है। वो जो शॉर्ट रेंज रॉकेट्स वगैरह आते हैं थे हिज़्बुल्लाह की तरफ से, गज़ा की तरफ से, वो उनको रोकने के लिए ठीक है, लेकिन ये जो इस तरह के हैवी हैंडेड हाइपरसोनिक, उसके लिए वो सूटेबल नहीं है। तो जो 3 मिलियन वाला मामला है वो ख़तरनाक है। वो क्यों ख़तरनाक है? इसलिए कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के पास सिर्फ 12 दिन का स्टॉक पाइल है। अगर अमेरिका की तरफ से उनको रिप्लेनिश ना किया गया, दोबारा से ना भरा गया, तो 12 दिन के बाद इसराइल के लिए बहुत बड़ा मसला है। ईरान ऑन दी अदर हैंड कंफर्टेबल इस हवाले से है कि वो जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भेज रहा है, उसमें ईरान, अगर डिपेंड करता है कि वो कितने, अगर वो 60 मिसाइल्स पर डे के हिसाब से भेजे तो तकरीबन ईरान भी 12 दिन तक इस अटैक को सस्टेन कर सकता है। लेकिन अगर वो इसको बढ़ाता है तो फिर जाहिर सी बात है 60 से ऊपर जितने भी मिसाइल जाएंगे उसकी भी अटैक कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ डेज उतनी कम होगी। समवेयर बिटवीन, अगर वो 150 तक जाता है मिसाल के तौर पे, तो तकरीबन 7, अगर 60 तक जाता है तकरीबन 12, रफली स्पीकिंग 7 से 12 दिन तक ईरान जो है अपने ये मिसाइल्स यूज़ कर सकता है। लेकिन ये वो मिसाइल्स हैं जो वो ऑलरेडी यूज़ कर रहा है। जो उसने मिसाइल यूज़ नहीं किए या बहुत कम किए हैं वो इसके अलावा हैं। हाइपरसोनिक ईरान ने बहुत कम इस्तेमाल किए हैं, बट इमेजिन कि अगर एरो रिप्लेनिश नहीं होता और 12 दिन के बाद उसके पास उसकी ये डिफेंस पावर ख़त्म होती है और उस वक्त ईरान अपने हाइपरसोनिक्स को अनलीश करता है, दैट कुड बी ए सीरियस प्रॉब्लम फॉर इसराइल, एंड बाय दैट आई मीन वेरी वेरी सीरियस। तो ईरान के पास अभी और कौन से मिसाइल हैं? ईरान के पास जो भी बाकी मिसाइल पड़े हुए हैं, सिज्जील है जो उसका बड़ा थोड़ा हिस्सा उन्होंने यूज़ किया है, बट दैट इज़ वन पार्ट। सिज्जील के अलावा उनके पास खैबर शिकन भी है। ये बड़े ख़तरनाक मिसाइल हैं और इसराइल के पास इनका तोड़ ना होने के बराबर है। फतह, ये 3 मिसाइल्स जो हैं ईरान के, दे आर वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि इनकी जो आपने परफॉर्मेंस वगैरह देखी है कि ये किस तरह से 2 स्टेज ये अटैक करते हैं। और ईरान का ये दावा है कि हमारे पास ये अनडिटेक्टेबल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी है कि इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो उसको देख भी नहीं पाती। और ईरान ने जो डेमोन्स्ट्रेट किया है, बाय दैट इट लुक्स लाइक येस दे डू हैव दैट क्वालिटी, क्योंकि रास्ते में अमेरिकन इंटरसेप्टर, जॉर्डनियन इंटरसेप्टर, फिर जाके इसराइली इंटरसेप्टर, उसके बावजूद भी अगर वहाँ पे मिसाइल हिट कर रहे हैं तो ईरान का ये दावा बिल्कुल ठीक लग रहा है कि दिस इज़ हाउ दे आर ऑपरेटिंग। क्या इसराइल एक लंबी जंग यहाँ पे अफोर्ड कर सकता है? वेल ऑब्वियसली अमेरिका की मदद के बगैर तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर अमेरिका मदद करता है तो मदद किस तरह की होगी? मिसाइल ही देंगे, टैंक्स तो वहाँ पे जा नहीं सकते हैं, वो ज़मीन ही इस तरह की है।
मिसाइल ही अटैक होना है, तो क्या उस सूरत में पाकिस्तान, तुर्किया, बाकी इस्लामी मुल्क, क्या उनको ईरान के साथ फिर खड़ा होना चाहिए? एब्सोल्युटली, आई फुली एग्री विद ख्वाजा आसिफ साहब, इवन दो मैंने उन पर बड़ी डैमिंग क्रिटिक की है उनके सुल्तान महमूद गजनवी वाले मामले पे, लेकिन कोई इंसान मजमूई तौर पे अच्छा या बुरा नहीं, बल्कि उसकी बात केस बाय केस बेसिस पे आप उससे इतफाक़ या इख्तलाफ करते हैं, तो उससे मेरा इख्तलाफ है। लेकिन इस बात पे आई थिंक इट्स अ वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की जो बात है वो भी बड़ी प्रोफाउंड है कि अब अगर सारे इकट्ठे ना हुए तो फिर ये एक एक मुस्लिम मुल्क को ये चुन चुन कर लटाएंगे। सो दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। मैं RCM से भी कहूँगा कि थोड़ी देर के लिए डोंट बी योर सेल्फ। अगर आप समझते हैं कि ये दुनिया जो है ये बकदरे एफर्ट है, क्वोट अनक्वोट, तो फिर एफर्ट करने की ज़रूरत है कि मोबाइल किया जाए मुस्लिम यूथ को पूरी दुनिया में, कि वो अमेरिकन जो पॉपुलेशन है सोशल मीडिया के ज़रिए, ट्विटर, एक्स, फेसबुक, इसके ज़रिए वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ, जो वहाँ पे एक एंटी ट्रम्प सेंटिमेंट बिल्ड हो रहा है कि तुमने तो अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाया था जिसकी बेस पे हमने तुम्हें वोट दी थी, लेकिन तुम तो यानी कि जो बाइडन और ओबामा ने नहीं किया, जो बुश फैमिली ने नहीं किया इसराइल के लिए, तुम तो वो भी करने जा रहे हो। तो वहाँ पे ऑलरेडी एक सेंटीमेंट ऐसा डेवलप हो रहा है, उसको एड करें। ये दौर है, इलेक्शन आजकल सोशल मीडिया पे हारे और जीते जा रहे हैं, ये पावर है सोशल मीडिया की। नॉर्थ अफ्रीका में ये जो अरब अपराइजिंग हुई थी उसके पीछे सोशल मीडिया था, बड़ी पावरफुल चीज़ है। तो दुनिया अगर बकदरे एफर्ट है तो अब एफर्ट लगाने की ज़रूरत है कि आप ये एफर्ट करें, सोशल मीडिया को यूज़ करके वहाँ पे जो एंटी वॉर रेटरिक वहाँ पे डेवलप हो रही है उसको मज़ीद इंटेंस करें। प्रेशर हो अमेरिकन गवर्नमेंट पे इतना कि वो ना आ सके सामने। इसराइल भी बैक डाउन करेगा, और इसराइल अगर यहाँ पे बैक डाउन करेगा, देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि वो गज़ा से भी विड्रॉ कर ले। देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी बाइकआउट का। ये ना करें कि इसराइल और ईरान की जंग शुरू हुई और अब दोबारा से बाइकआउट के खिलाफ कंपेन स्टार्ट कर दें, नहीं। इस वक्त बाइकआउट की ज़रूरत है। ये जंगें जितनी महंगी होंगी इसराइल के लिए, उतनी ही जल्दी ये जंगें ख़त्म होंगी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये काम हम कर सकते हैं यहाँ से। आई थिंक वी हैव टू प्ले आवर पार्ट। मुस्लिम कंट्रीज़ जो हुकूमती लेवल है, दे हैव टू प्ले देयर पार्ट। फॉर ईरान फॉर श्योर इज़ प्लेइंग इट्स पार्ट।